हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये क्रिस गार्डन के जीवन की सच्ची कहानी है जो शायद आपको जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे। ये कहानी शुरू होती है सन 1981 से, जहां पर हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है। क्रिस गार्डनर जो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स को पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर्स को खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन क्रिस की किस्मत उसका साथ नहीं देती। ये मशीन पूरी तरह से मार्केट में फ्लॉप हो जाती है और अब उसकी मशीन, उसके स्कैनर्स बिकना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्रिस अपनी पत्नी लिंडा और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक किराए के घर पर रहता है। क्रिस्टोफर की फीस, घर का किराया और बहुत सारे और भी खर्चे हैं, जिन सब का बर्डन अब उसकी पत्नी के ऊपर आता है, जिस वजह से इन दोनों के रिश्ते अब खराब होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसमें क्रिस की और उसकी पत्नी की कोई भी गलती नहीं होती। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्रिस भी बहुत मेहनत कर रहा है और उसे अपना घर चलाने के लिए महीने में 4 स्कैनर्स को बेचना होगा, लेकिन एक भी स्कैनर मुश्किल से बिक पाता है। अब एक दिन क्रिस जब अपने क्लाइंट को फोन कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक बहुत ही शानदार गाड़ी आकर रुकती है, जिससे एक आदमी उतरता है। क्रिस उस गाड़ी को देखते ही रह जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस आदमी से पूछता है कि आई गॉट 2 क्वेश्चंस, व्हाट यू डू एंड हाउ डू यू डू इट, यानी कि आप क्या करते हैं और इस सब को कैसे मैनेज करते हैं। वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आई एम अ शेयर ब्रोकर। और जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहां से जो भी कोई निकल रहा होता है वो सब के सब खुश होते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है जो क्रिस की जिंदगी से लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और क्रिस तय करता है कि वो भी एक शेयर ब्रोकर बनेगा। वो घर जाता और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस काम को छोड़ दूं और कोई जॉब कर लूं। उसकी पत्नी कहती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसे भी तुम्हारे स्कैनर्स को कोई नहीं खरीदता। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूं मैं एक शेयर ब्रोकर बन जाऊं। उसकी पत्नी उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, नॉट एन एस्ट्रोनॉट, मतलब तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। दरअसल उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तरह से वो उसका मजाक उड़ाती है। ये सुनकर क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी पत्नी अब तय कर लेती है कि वो क्रिस के साथ नहीं रहेगी और वो अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। क्रिस को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और वो भी जानता है कि लीगली वो अपनी पत्नी से अपने बेटे को नहीं ले सकता। पर इसी दौरान उसकी पत्नी की यूरोप में कहीं जॉब लग जाती है, जिसके चलते उसे यूरोप जाना पड़ता है और क्रिस को उसका बेटा वापस मिल जाता है। क्रिस जिस घर में रहता है उसने कई महीनों से रेंट नहीं दिया और एक दिन उसका ओनर उसके पास आता है और कहता है कि तुमने रेंट पे नहीं किया, मुझे अपने घर को पेंट करवाना है, तुम मेरा घर खाली कर दो। क्रिस कहता है कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। ओनर कहते हैं कि ठीक है, तुम घर को पेंट कर दो, इसके बदले तुम 1 हफ्ते और रह सकते हो। इसी दौरान क्रिस ने शेयर मार्केट की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता है और अगले दिन उसका इंटरव्यू है। रात को घर पेंट कर रहा होता है, तभी उसके घर में पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल उसने पार्किंग के जो टिकट्स होते हैं, यानी कि पार्किंग के जो चार्जेस होते हैं, वो नहीं भरे होते और अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि वो पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो। पुलिस कहती है कि हमारे कुछ रूल्स हैं, हम तुम्हें कल सुबह 10 बजे से पहले नहीं छोड़ सकते। और अगली सुबह जब क्रिस को छोड़ा जाता है तो वो सीधा अपने इंटरव्यू के लिए भागता हुआ जाता है, क्योंकि उसके पास बस के पैसे भी नहीं होते। क्रिस के कपड़ों पर पेंट लगा हुआ होता है और वो बाहर लॉबी में बैठकर अपने नंबर का इंतजार करता है और तभी एक लड़की आती है जो उसका नाम बुलाती है, क्रिस गार्डनर। क्रिस के अंदर हिम्मत नहीं होती कि इस तरह के कपड़े पहनकर वो खड़ा हो जाए। वो कुछ देर सोचता है और इसके बाद खड़ा हो जाता है और उस लड़की के पीछे चला जाता है, जहां पर एक पैनल बैठा होता है जो इंटरव्यू लेगा। वो सब क्रिस को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी इतने गंदे कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया। इससे पहले कि वो लोग क्रिस को कुछ बोलते, क्रिस कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से कहानी बनाने की सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आया हूँ, लेकिन मैं कोई कहानी नहीं बना पाया। और सच तो ये है कि एक रात पहले मुझे पुलिस ने पार्किंग टिकट पे ना करने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब वेल सेटल्ड लोग हैं और इन्हें बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इनके लिए पार्किंग टिकट्स भरना बहुत ही छोटी बात है। अब ये क्रिस से सवाल करना शुरू करते हैं। ये पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। क्रिस कहता है कि 12th क्लास तक, और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट था।
इसके बाद क्रिस से पूछता है कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। क्रिस कहता है कि 8। ये सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि 8 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिस कहता है कि मैं नेवी में भी फर्स्ट था और उसमें 21 लोग थे। और क्रिस की बातों से कोई भी कन्विंस्ड नहीं होता। वो लगभग इंटरव्यू में फेल हो चुका है। और इससे पहले कि क्रिस को फैसला सुनाया जाता, वो सबसे कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है और मुझे जवाब नहीं आता तो मैं साफ साफ कह देता हूँ कि मुझे जवाब नहीं आता, पर मैं एक बात की शर्त लगा सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जवाब कैसे ढूंढा जाता है और मैं जवाब ढूंढ कर रहता हूँ। इस बात से सब के सब थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब जो यहाँ पर सबसे सीनियर होता है वो क्रिस से कहता है कि अगर कोई आदमी मेरे पास बिना शर्ट के इंटरव्यू देने के लिए आता है और मैं उसे जॉब दे देता हूँ, ऐसा क्यों? क्रिस कहता है शायद उसने बहुत ही शानदार पैंट्स पहने होंगे। यह सुनकर सब के सब हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन जवाब होता है। इस जवाब के बाद क्रिस को सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसी पैनल में एक आदमी होता है जिसका नाम जैक है, जिसे क्रिस पहले से जानता है। वो जैक को कहता है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा कि मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करूंगा कि नहीं। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो क्रिस से कहता है कि पिछले कई दिनों से पागलों की तरह तुम इस जॉब के लिए मुझे चेस कर रहे थे और आज जब तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे सोच कर बताओगे। क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये एक इंटर्नशिप है। अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से बदल चुकी है। दरअसल ये एक इंटर्नशिप होती है जिसमें 20 लोगों को चुना गया है और 6 महीने तक इन सब को काम सिखाया जाएगा और 6 महीने बाद इन 20 में से जो एक सेलेक्ट होगा उसी को जॉब मिलेगा। इसीलिए क्रिस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है कि उसे इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। जेक कहता है कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। कल सुबह तक अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। क्रिस घर जाता और फैसला करता है कि वो इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करेगा। वो इंटर्नशिप को ज्वाइन कर लेता है। साथ ही वो अपने स्कैनर्स बेचकर इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि उसके पास अब 6 महीने का बजट है। वो अपना घर भी शिफ्ट कर लेता है। अब वो एक छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहता है और एक शाम को जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसे बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अपने टैक्स नहीं भरे, इसीलिए आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं उस सारे अमाउंट को गवर्नमेंट ने ले लिया है। इस बात से क्रिस की पूरी दुनिया बदल जाती है। उसके पास अब पैसे कमाने का कोई भी अच्छा जरिया नहीं है। हालांकि वो गवर्नमेंट को कॉल भी करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब वो इस घर का भी रेंट नहीं दे पाता। और एक रात को जब वो अपने बेटे के साथ वापस आता है तो वो देखता है कि उसका सामान बाहर है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। उसके पास उसका बेटा है, उसका सामान है और जेब में पैसे नहीं है। इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसने कभी उससे कुछ डॉलर उधार लिए थे। वो उसका दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। और उसका दोस्त दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो उसके पैसे नहीं लौटाना चाहता। क्रिस अब पूरी तरह से हताश है। उसके पास उसका सामान है, साथ ही उसका छोटा सा बेटा। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपना सामान और अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन पर जाता है और सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ जाएगा। ना तो उसके पास घर है और ना ही पैसे। क्रिस का बेटा क्रिस्टोफर पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके पास जाने के लिए, रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और तभी क्रिस के मन में एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे को एक गेम खिलाता है जिसमें वो उसे चीजों को विजुलाइज करने के लिए कहता है। उसका बेटा भी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और खेल खेल में वो उसे मेट्रो के टॉयलेट में ले जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। वो वहां पर नीचे कुछ पेपर्स बिछाकर उसी पर बैठ जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में लिटा लेता है। उसे पता है कि आज रात उसे यहीं टॉयलेट में बितानी होगी। हालांकि कई बार बाहर से लोग दरवाजा खटखटाते भी हैं लेकिन क्रिस दरवाजा नहीं खोलता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। क्रिस ने अपने आप को जिंदगी में इससे ज्यादा लाचार कभी महसूस नहीं किया। अगली सुबह वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद खुद अपने काम पर चला जाता है। काम से आने के बाद वो अपने बेटे को स्कूल से लाता है और अब वो शेल्टर ढूंढने के लिए चर्च में जाता है। लेकिन उस चर्च में उसे बताया जाता है कि ये चर्च सिर्फ फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए है। क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो एक दूसरे चर्च में जाता है जहां पर उसे जगह मिल जाती है। लेकिन अगर उसे रोज चर्च में रहना है तो उसे टाइम पर यहाँ पर आना होगा, क्योंकि लाइन के शुरू के कुछ लोगों को ही चर्च में शेल्टर मिलता है, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड जगह है। और क्रिस का असली स्ट्रगल अब शुरू होता है। हालांकि उसका ऑफिस 7 बजे तक है लेकिन वो तय करता है कि वो 5 बजे तक ही काम करेगा। इसीलिए वो पूरा दिन पानी नहीं पीता, क्योंकि अगर उसने पानी पिया तो उसे टॉयलेट जाना होगा जिसमें टाइम वेस्ट होगा और वो अपने काम को 5 बजे तक खत्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो दिन भर लगातार काम
करता रहता है। इसी तरह से अब क्रिस के दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं। वो काम करता है, अपने बेटे को स्कूल लाता है और इसके बाद चर्च की लाइन में लग जाता है। अभी भी उसके पास एक स्कैनर बचा होता है जिसे वो बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। एक दिन वो अपने बेटे को बास्केटबॉल खिलाने के लिए ले जाता है। हालांकि उसका बेटा तो खेल रहा होता है, लेकिन क्रिस अंदर से टूटा हुआ है और वो उसी टूटे दिल से अपने बेटे को कहता है कि कभी किसी को ये मत बोलने देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। लोग जब खुद कोई काम नहीं कर पाते तो वो तुम्हें भी ये बताना चाहते हैं कि तुम भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे कोई सपने हैं तो तुम्हें उन्हें संजोना होगा। अगर जिंदगी में तुम कुछ पाना चाहते हो तो जाओ और उस चीज को छीन लो। बस बात यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल क्रिस ने ये बात अपने बेटे को अपने दिल से बोली होती है। वो भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही कुछ करना चाहता है जिसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। क्रिस के पास जो बोन स्कैनर बचा होता है वो उसे लेकर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है। ये डॉक्टर स्कैनर को खरीदना चाहता है, पर जब क्रिस उसका डेमो देता है तो मशीन नहीं चलती, जिससे क्रिस का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके पास अब पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। वो वापस चर्च आता और रात को उस मशीन को चेक करता है। उसे पता चलता है कि इसका एक पार्ट खराब हो गया है और उस पार्ट को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहां पर उसे अपना ब्लड बेचना पड़ता है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो उस पार्ट को खरीदता है। वापस आने के बाद वो उस पार्ट को जब मशीन में लगाता है, मशीन ठीक हो जाती है, जिससे उसे बहुत खुशी होती है और अब उस मशीन को बेचकर कुछ पैसे कमाता है और वो अपने बेटे के साथ आज चर्च में नहीं जाता बल्कि एक अच्छा कमरा किराए पर लेता है जहां पर ये दोनों के दोनों रात वहीं पर गुजारते हैं। कई दिनों के बाद इन्होंने टीवी देखा है और रात को ये दोनों के दोनों वहीं पर सो जाते हैं। वहीं क्रिस पूरी मेहनत कर रहा होता है। वो पूरे दिन कॉल्स करता है, साथ ही पर्सनली लोगों से मिलता है और वापस आने के बाद वो अपनी पढ़ाई भी करता है क्योंकि उसका एग्जाम होने वाला है। दरअसल इस इंटर्नशिप में एक थ्योरी का एग्जाम भी है जिसे पास करना बहुत ही जरूरी है और क्रिस के साथ जितने भी बाकी 19 लोग होते हैं ये सब के सब हाईली क्वालिफाइड होते हैं। क्रिस एक ऐसा होता है जो सिर्फ 12th पास होता है। एग्जाम का दिन आता और क्रिस ने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, जिस वजह से वो सबसे पहले एग्जाम देकर निकल जाता है। उसी के साथ एक और इंटर्न होता है जो एग्जाम देकर उसी के साथ उसी लिफ्ट में आ जाता है जिससे वो जा रहा होता है। और जब एग्जाम के बारे में बात करते हैं वो आदमी क्रिस से पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसे हुआ। क्रिस कहता है कि सारा आसान था, बस ऐसे क्वेश्चंस में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। ये सुनकर वो हैरानी से पूछता है ऐसे क्वेश्चंस? दरअसल उसने ऐसे क्वेश्चंस को देखा ही नहीं था जो कि क्वेश्चन पेपर के पीछे थे। एग्जाम रूम की तरफ भागता है लेकिन शायद अब इसका कोई फायदा नहीं है और अब वो दिन आ जाता है जब एग्जाम का रिजल्ट आना है, जहां पर इन सब में से एक आदमी को जॉब के लिए चुना जाएगा। एक एक करके सबको बुलाया जाता है और जब क्रिस को बुलाया जाता है तो वहां पर वही सब लोग होते हैं जिन सब ने सबसे पहले उसका इंटरव्यू लिया था। और इनमें जो सबसे सीनियर होता है वो क्रिस से कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है। क्रिस कहता है कि आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अच्छी शर्ट पहन कर जाऊं। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये शर्ट कल भी पहननी पड़े तो क्या तुम पहनना चाहोगे। ये सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो पिछले 6 महीने से बहुत स्ट्रगल कर रहा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उसके पास कोई घर नहीं है, उसके पास खाने के पैसे भी पूरे नहीं है, साथ ही उसके पास उसके बेटे की जिम्मेदारी है। क्रिस कहता है कि हाँ, यानी कि क्रिस को ये जॉब मिल चुका है। क्रिस का सीनियर उससे पूछता है क्या ये आसान था क्रिस? क्रिस कहता है कि नहीं सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था और अब क्रिस की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। और इस कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है जहां क्रिस अपने बेटे के साथ जा रहा होता है और तभी वहां से एक आदमी क्रॉस होता है और ये वही असली क्रिस गार्डनर है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है। इसके कुछ सालों बाद क्रिस जॉब छोड़ देता है और अपनी खुद की फर्म खोलता है जिसे वो $1 मिलियन में बाद में बेचता है। आज क्रिस बहुत अमीर आदमी है, साथ ही वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो लोगों को जिंदगी में मोटिवेट करता है ताकि उसकी तरह लोग भी जिंदगी में कामयाब हो सके। तो ये थी पूरी कहानी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।